Hello students, how are you? So again I am here in front of you. My name is Suraj Gupta and basically we have started modern physics initially and we have ended very good and then we have started electromagnetism and in the first chapter is electrostatics. So basically in electrostatic we have seen the first part जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फोर्सेस कूलम फोर्स ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कैपेसिटर और इसके बाद हम जो है करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फिर हम मैग्नेटिज्म की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. सो कैपेसिटर में बेसिकली हमें पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ कैपेसिटर डेली लाइफ में हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है. हालांकि ये सारी चीज़ें क्रैश कोर्स में बताना थोड़ा सा सही नहीं लगता बट फिर भी थोड़ा सा आपको फील आएगा कि उसका एप्लीकेशन एक्चुअल में इतनी ज़्यादा है हमारे डेली लाइफ में, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में. तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला एप्लीकेशन जो सबसे कॉमन चीज़ है, तो जब आप अपने ऊपर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, फैन दिखाई देगा. ठीक है. तो फैन में कैपेसिटर का सबसे बड़ा रोल है. कैपेसिटर का यूज कहाँ यूज होता है, फैन में यूज होता है. ठीक है. और कहाँ यूज होता है बेसिकली, और बोलो जितने भी हमारे सर्किट से कहीं ना कहीं कैपेसिटर का यूज होता है. कैमरे में यूज होता है. ठीक है. तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं चीजें बताऊंगी वहां पे कैसे यूज होता है. ठीक है. अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कंटेन करता है, स्टोर करता है. क्या करता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है. सो इट्स अ स्टोरिंग डिवाइस. कैसा डिवाइस है ये, स्टोरिंग डिवाइस है ये. अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड. सो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हो आप, स्टोर कर सकते हो. ठीक है. सिंबल वगैरह आपको पता है, सिंबल होता है इसका सी. इसका जो है यूनिट होता है वो मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो एम्पियर्स यूनिट जो है वो क्या है, फैरेड है. क्या है वो, फैरेड है. फिर जो है सबसे ज्यादा जब आपने कैपेसिटर का न्यूमेरिकल सॉल्व करा होगा या पढ़ा होगा तो सबसे ज्यादा यूनिट आपने माइक्रोफैरेड या नैनोफैरेड देखा होगा. ठीक है. मोस्टली जब हम डेली लाइफ में भी कैपेसिटेंस को यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा माइक्रोफैरेड और नैनोफैरेड की बात होती है. ठीक है. अब ध्यान से देखो ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे. ये हाँ, अब देखो यहाँ पे सबसे एक बहुत बड़ा ना डाउट आता है बच्चों को कि सर इसमें से एनोड कौन और कैथोड कौन. एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब नेगेटिव, स्पेसिफिकली इन फिजिक्स. ठीक है. तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड होता है पॉजिटिव होता है. बट आप हमेशा आपने देखा होगा जो कैपेसिटर का सिंबल है वो ऐसे देखा होगा. ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा जो है हम जानबूझ के ऐसे बनाते हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है. एक नेगेटिव और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है. एक्चुअल में जब आप कैपेसिटर देखोगे, एक्चुअल में कुछ कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है. अब उसमें बेसिकली क्या होता है, अब ध्यान से देखो इस डायग्राम में, तो एक वायर बड़ा है और एक छोटा है. एक वायर बड़ा है और एक छोटा है. तो जो बड़ा वाला वायर है वो एनोड होता है, जो छोटा वाला वायर होता है वो कैसा क्या होता है, कैथोड होता है. दिस इज हाउ हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में. ठीक है. फिर बात आती है, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कैपेसिटर के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें हैं. ठीक है. अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपका कैमरे में कैसे यूज होता है. कैमरे में सडनली एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है फ्लैश के लिए. तो फ्लैश के लिए जब जो हमारी बैटरी ऑलरेडी जो है लगी होती है जो है कैमरे में, तो जो बैटरी है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी देता है. बट वो एनर्जी, उस एनर्जी का यूज हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते फोटो क्लिक करने के लिए. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस एनर्जी का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते किस चीज के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए. उसके बीच में कैपेसिटर लगा होता है. अब कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, वो झटका देता है. झटका देने का मतलब ये है कि वो सडनली अगर आपकी 100 जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 100 दे देगा. ठीक है. जबकि बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता. बैटरी जो है धीरे 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 मतलब फ्लो होती है. ठीक है. धीरे धीरे उसमें एनर्जी फ्लो होता है. बट कैपेसिटेंस में ऐसा होता नहीं है. तो इसका मतलब ये रहा कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी की बात करें तो कैपेसिटेंस में ज्यादा होता है और बैटरी में कम होता है. तो बैटरी का अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो फोटो क्लिक नहीं कर पाओगे. आपको उसके बीच क्या चाहिए, कैपेसिटर. इसलिए थोड़ी देर के लिए जो है माइक्रोसेकंड के लिए एक फ्लैश जलता है. उस फ्लैश को जलने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वो एनर्जी उसे कहां से मिलती है, कैपेसिटेंस से. ठीक है. अच्छा, एक जो है बहुत मतलब जनरल एग्जांपल हो जाएगा. अगर आप लोगों ने फैन की जो कैपेसिटर देखा है, फैन का जो कैपेसिटर, जब फैन नॉर्मली धीमे धीमे चलने लगता है तो हम कहते हैं कि इसका कैपेसिटर खराब हो गया, कैपेसिटर चेंज कर दो. ठीक है. तो हमने एक्चुअली स्कूल में ऐसा किया हुआ था कि जो कैपेसिटर हमने फैन का निकाला वो खराब था. ठीक है. फिर अगर जैसे आप उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे डायरेक्टली स्विच से, तो वो चार्ज हो जाता है. ठीक है. वो क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है. कितना एनर्जी तक, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक. कितनी तक, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये हमारा कैपेसिटर है और ये तुम्हारा हो गया बैटरी. ठीक है. अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, तो दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज द सेकंड कंडक्टर, और उनके बीच कुछ ना कुछ पार्शियल थोड़ा सा गैप होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव वाला जो कनेक्टेड है यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव वाले के पास नेगेटिव वाला। अब अज्यूम करो कि जो है इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 10 जूल तक एनर्जी स्टोर कर सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये 10 जूल तक इसने एनर्जी स्टोर कर लिया, इसके बाद अभी स्टोर कर पाएगा नहीं। अब हमने क्या किया, हमने बेसिकली हम जो है क्लास 12 में थे और हमने जो है इसको फुली चार्ज कर लिया और सर के पास हम लेके गए कि सर ये कैपेसिटर है, और कैपेसिटर को सर के हाथ पे ऐसे टच करा दिया और सर को 220 वोल्ट का सडनली झटका लगा। तो इससे क्या हुआ, 10 जूल सारा का सारा एनर्जी कहाँ चला गया, ट्रांसफर हुआ इमीडिएटली सर पे, और सर को 220 वोल्ट का झटका लगा। सर वाज लाइक ऐसे शॉक हो गए, ठीक है। तो हालांकि आप लोग को ऐसा नहीं करना है, बट इससे क्या प्रूफ होता है कि हमें सडनली शॉक देता है कौन, कैपेसिटर। कौन देता है, कैपेसिटर, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बात बता दूं मैं, ईएमएफ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आपको बैटरी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो जब भी बैटरी की बात करते हैं तो ईएमएफ की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड ईएमएफ, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि ईएमएफ और पोटेंशियल ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है, बिकॉज़ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात इस चैप्टर में तो नहीं होगी, ठीक है। तो जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच पुशेस द इलेक्ट्रॉन। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है, जो उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। फिर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए जैसे अभी मैंने ये जो डायग्राम बनाया था उसमें भी अगर बैटरी नहीं होता तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है या ईएमएफ होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस चैप्टर में जो है जब आप लोग मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट का जब वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने पोटेंशियल के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करा है। द रीजन बिहाइंड इज कि इस चैप्टर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और इस चैप्टर में हर जगह आप पोटेंशियल फाइंड करोगे, और अगर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे तो आप हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल और एनर्जी ये सारे के सारे एक दूसरे से, कैपेसिटेंस ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया तो आपको सब आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटर के टाइप्स के जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है वो है सबसे फर्स्ट वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। मेनली आपके सिलेबस में इन तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो तो एक चीज हमें ये समझ में आता है कि सर ये जो कैपेसिटर है और ये क्या है, उससे अटैच है, बैटरी अटैच है। क्या अटैच है, बैटरी अटैच है। और इस बैटरी की वजह से ये वाला चार्ज पॉजिटिव 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 और ये चार्ज नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, अगर इसका हमने पोटेंशियल कितना लिया है, v, कितना लिया है बोलो बच्चों, v। अब सोच के देखो कि अगर मैं इस v की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या कैपेसिटेंस का चार्ज इंक्रीज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। और अगर ये बात समझ में आती है तो क्या मैं q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v लिख सकता हूं, बोलो यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या मैं q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम c कैपेसिटर कहते हैं v, और c की वैल्यू कितनी आ गई, q बाई v, कितनी आ गई, q बाई v। और जो कैपेसिटर होता है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कैसी बात कर रहे हो सर, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी लिख दिया आपने और अभी कह रहे हो चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता। हाँ बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली राइट। मैं फुल आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि जो कैपेसिटर है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। सर इसका लॉजिक बताओ, लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि अगर आप अभी मैंने बोला लॉजिक कि चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा। मतलब अज्यूम करो कि ये 10 गुना हो गया तो ये भी 10 गुना हो गया, 10 गुना 10 गुना कैंसिल हो गए। बात समझ में आती है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो सर पहले आप ये बता दो कि जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे करता है। क्या बता दो, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है। तो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर में क्या लिखोगे आप कि कैपेसिटर की वैल्यू साइज पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगेन साइज, शेप, मटेरियल और टेम्परेचर, इन चार चीजों पे जो है किसके वैल्यू डिपेंड करती है, किसके वैल्यू डिपेंड करती है बोलो, कैपेसिटर की। जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें अभी पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ध्यान से देखो, इसमें हमें फील आता है एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट है। मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, आई फॉरगॉट वन थिंग, एक चीज मिस करते हैं, मीडियम पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितने टाइप्स बताए मैंने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, स्फेरिकल पढ़ना है और सिलिंड्रिकल पढ़ना है।
अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने जा रहे हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसा नाम वैसा ही इसका काम, ठीक है। दो प्लेट होंगे, बिल्कुल पैरेलली होंगी, ये देखो मैंने दो प्लेट बिल्कुल पैरेलली ले ली, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। और इनको मैंने इन प्लेट को किससे कनेक्ट करा, जो है एक बैटरी से, किससे कनेक्ट करा, एक बैटरी से, ठीक है। अज्यूम कर लो कि इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई है, और इन दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। डी की वैल्यू बहुत कम होती है। जब आप प्रैक्टिकली, आई डोंट नो यू हैव सीन कैपेसिटर और नॉट, बट व्हेनेवर यू विल सी कैपेसिटेंस, देन उसको बहुत छोटी सी होती है, और आप उसके बीच का गैप आप इवन आपको दिखेगा भी नहीं कि वो उनके बीच कुछ गैप भी है, ठीक है। तो बहुत छोटी होती है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इनके बीच का जो डी की वैल्यू होती है दैट इज वेरी लेस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जब बैटरी से कनेक्ट होगा तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल इसके सारे में पॉजिटिव चार्ज ला देगा, नेगेटिव वाला इसमें नेगेटिव जो है सारे का सारा चार्ज ला देगा। अब इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उसकी वैल्यू की उसका डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, ये आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और जितना पोटेंशियल इसका उतना ही सेम पोटेंशियल इसका भी, बैटरी का कैपेसिटेंस का भी, अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी है तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ केस में जब हम थ्योरेटिकल सॉल्व करते हैं तो हम उतनी कैपेसिटी उसको लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या पता है, व्हाट वी न्यू, हमें ये पता है कि इसके बाहर, अंदर, बाहर, इन तीन जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा टॉपिक समझने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको सबसे पहले जो है गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा। गॉस लॉ जाके, गॉस वाला हमारा जो इससे जस्ट पहले हमने वीडियो अपलोड करा होगा, वो आप वीडियो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। गॉस लॉ में कौन सा टॉपिक आपको मेजरली देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, जिसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो वीडियो लेक्चर अगर आप देखोगे तो थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया कि तीन जगह, यहाँ पे, बीच में और यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, इस पॉइंट पे। अब हमें ये पता है कि पॉजिटिव वाले के इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, इस तरफ होगी, जो कितनी होगी बोलो बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना आया बोलो, 0। तो मैंने इसको अगर ए पॉइंट लिया था तो ये कितना आ गया मेरा, 0, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको बी पॉइंट लिया हुआ है तो बी पॉइंट पे ये जो नेगेटिव वाला प्लेट क्या होगा, इसको खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, तो क्या होगा, इस तरफ होगा। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वजह से हमें पता आउटवर्ड होता है, तो इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ईबी जो नेट आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। एक चीज और बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट की वजह से, इस कंडक्टर प्लेट की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ में आती है, हाँ। अगर ये आती है तो अंदर फाइंड कर लेते हैं। अगर ई, यहाँ पे मैंने इसको पी ले लिया, तो जो ईपी की वैल्यू आएगी वो इस प्लेट की वजह से कहाँ होगी, इस तरफ होगी, और इस प्लेट की वजह से भी कहाँ होगी, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। तो ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो देखो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव की वजह से, इसको मैंने लिख दिया सिग्मा पॉजिटिव, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव की वजह से इसको लिख दिया नेगेटिव। अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड बाय दोनों सेम है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने पॉजिटिव, ये लिख दिया नेगेटिव की वजह से, पर दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जो नेट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा क्या होता है, बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो उसकी वैल्यू होती है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट e। बोलो क्या ये बात समझ में आती है हमें, जल्दी बोलो। अगर ये बात समझ में आती है तो याद करो, हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, रिलेशन बिटवीन E एंड V। क्या फाइंड किया था, रिलेशन बिटवीन E एंड V। अगेन मैं पूछ रहा हूं, क्या फाइंड किया था, रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, हालांकि हमारा जो रिलेशन आया था वो क्या आया था, याद करो, -E डॉट dr इंटीग्रेशन इज इक्वल टू VB माइनस VA और RA टू RB, ठीक है। तो याद करो, इसको अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो v इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, e इंटू डी। क्या लिख दिया मैंने, e इंटू डी, इंटीग्रेशन dr का r हो गया, और कहां जा रहा है 0 टू d, तो ed हो गया। तो हमारे पास जो e की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, v बाई डी आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो जो अल्टीमेटली दिस इज ep, तो ये कितना आ गया, v बाई डी इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट e, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास q बाई v की जो वैल्यू है कितनी है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है। और q बाई v तुम्हारा क्या होता है, c, तो ये कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो c की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन
डी। ये बात समझ में आती है? डी क्या है? उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ए क्या है? उस प्लेट का इंडिविजुअल एरिया। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है क्या? नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं। परमिटिविटी है बट कहाँ की है? एयर की या वैक्यूम की। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8.85 into 10 की पावर -12। बोलो ये बात समझ में आती है? अच्छा एक बात बताना जरा मुझे, अगर आपसे कोई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ दे, क्या पूछ दे? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, तो क्या मैं उसको फैरेड पर मीटर लिख सकता हूँ? फैरेड मीटर माइनस पर सोच के देखो, हाँ लिख सकते हैं। सर इसका यूनिट फैरेड होता है, इसका यूनिट मीटर होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर मीटर कट के इधर आ गया तो फैरेड पर मीटर हो गया। ये बात समझ में आती है? पक्का? सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन अगर आप बोर्ड के लिए भी देख रहे हो इस लेक्चर को तो भी इंपॉर्टेंट है, और नीट और जेईई के लिए देख रहे हो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है? ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्फेरिकल कैपेसिटर। So let's just try to understand the whole concept. Whole concept का what I'm trying to say is कि अगर आपको कैपेसिटर फाइंड करना है किसी भी शेप का, तो आपको एक चीज आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना आना चाहिए। सो कैसी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया ही नहीं अभी तक, बिकॉज कैपेसिटर का रिलेशन तो C = Q/V आया था, वहां पे पोटेंशियल आया था। तो पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल आता है तो क्या आता है? बोलो, कैपेसिटेंस आता है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? C = Q/V लगा के सिंपल आप जो है इजीली कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो वही कांसेप्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने जो है एक स्फीयर लिया। क्या लिया? एक स्फीयर। अब अंदर वाला जो स्फीयर है, देखो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कई बार आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो अंदर वाला स्फीयर है ना, ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। दिस इज फर्स्ट वन, छोटा वाला जिसका रेडियस r1 है, और एक बड़ा वाला जिसका रेडियस क्या है? r2 है। दिस इज अ मिस्टेक, जिसका रेडियस कितना है? r2 है। ये बात समझ में आती है? अगर उसका रेडियस r2 है, अब समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटा वाला हमारा स्फीयर है वो हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इट कैन बी हॉलो स्फीयर, इट कैन बी सॉलिड स्फीयर। बट जो बड़ा वाला है इट मस्ट बी हॉलो स्फीयर, क्योंकि अगर बड़ा वाला सॉलिड हो गया तो ये पूरा स्फीयर बन गया। ठीक है? क्या बन गया? एक स्फेरिकल सेल बन गया, जबकि हमें स्फीयर की ओनली स्फीयर की बात करनी है। बात समझ में आती है? तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करा है, हाईलाइट किया है कि जो अंदर वाला हो जो स्फीयर होगा इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी हॉलो, बट बाहर वाला मस्ट बी हॉलो स्फीयर। बाहर वाला कैसा होना चाहिए? हॉलो स्फीयर होना चाहिए। ठीक है? अब हमें पता है कि इस छोटे वाले पे मैंने चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है? +q, और बड़े वाले पे कितना करा है? -q। बड़े वाले पे कितना करा है? -q। आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट हम इसलिए ये ले रहे हैं बिकॉज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हमने पढ़ा तो हमने यही देखा कि जो है यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था और बैटरी कनेक्टेड था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे बीच में इसके कोई पॉइंट ले रहा हूँ P, कोई पॉइंट ले रहा हूँ कितना? P, और मुझे इस पे P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है बोलो बच्चों? E.dA = Q/ε0। क्या ये फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का? बिल्कुल होता है सर। ठीक है? अगर ये फॉर्मूला होता है तो E into dA की वैल्यू कितनी है? 4πr²। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो मैंने स्मॉलर रखा है, = Q/ε0। तो ये कितना आ गया? Q/4πε0r²। सो ये किसकी वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किस पॉइंट पे? पॉइंट P पे। किस पॉइंट बोलो बच्चों? पॉइंट P पे। अब अज्यूम करो कि जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ या फिर यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। अगेन क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। तो उसका तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बोलो? P + -B- = E.dr। नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव। अब कहां से कहां जा रहे हैं? अगर R2 से R1 जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? R2 to R1 जा रहे हैं। ठीक है? तो जब R2 से R1 जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो पॉजिटिव V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और R2 से कहां जा रहे हैं? R1 में जा रहे हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखो, हम पोटेंशियल फाइंड करें तो इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया? V। क्या अज्यूम कर लिया बच्चों? V। ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को मैं माइनस ही रखता हूं, E की वैल्यू पुट कर देते हैं, इस स्मॉल क्यूब को जो है स्मॉल ही रखो, कोई इशू नहीं है। या 4πr²dr। कितना गया बच्चों? dr। ठीक है? ε0 भी था, ये निकाल लिया मैंने। इंटीग्रेशन के बाहर रख दो, जो कांस्टेंट है Q/4πε0। अब dr/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो बच्चों? -1/r। तो इंटीग्रेशन निकल गया। यूनिट कहां से कहां तक आई? R2 to R1 तक। माइनस को बाहर निकाल दो। ठीक है? तो ये क्या आ गया? माइनस में Q/4πε0
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r1 माइनस 1 अपॉन r2। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी बोलो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जो v की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है? ध्यान देखो कितनी आ रही है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। कितनी आ रही है? r1 इंटू r2। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी वैल्यू आ रही है? पोटेंशियल की। ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी वैल्यू आ रही है? बोलो ध्यान से, देखो ध्यान से, किसकी है वो? पोटेंशियल की। अब आप लोग बोले सर ये माइनस साइन कहाँ गया? क्योंकि 1/r यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी निकल जाएगा और ये आएगा। अब मैंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल आता है तो कैपेसिटेंस आता है। अब सी का डायरेक्टली फॉर्मूला हमें क्या पता है? सी इज इक्वल टू क्या होता है? q बाई v। क्या होता है? बोलो q बाई v। तो c की वैल्यू यहाँ पे q है और जब v की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ध्यान से देखो q कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। ठीक है, अच्छे से लिख देते थोड़ा, r2 माइनस r1। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, क्या आया? C is equal to 4 pi epsilon naught R1 into R2 upon R2 minus R1। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। So this is the derivation of spherical capacitor। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, उन दोनों केसेस को हमें समझना पड़ेगा। समझने के लिए मतलब इसलिए समझना पड़ेगा कि आपको फील आए। जैसे मैं पूछूं कि आप मुझे अर्थ का कैपेसिटर निकाल के बता दो, तो अर्थ बेसिकली क्या स्फीयर है, तो हम ऑलरेडी स्फीयर पढ़ रहे हैं। अगर स्फीयर वाला केस पढ़ रहे हैं तो हम इसके साथ ही इसको भी ले लेते हैं। तो पहला है आइसोलेट स्फीयर। आइसोलेट स्फीयर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेट स्फीयर? आइसोलेट का मतलब होता है कि R1 की वैल्यू तो R1 है बट R2 की वैल्यू क्या है? इनफिनिट है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितनी स्फीयर है? एक स्फीयर है। सर अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही स्फीयर है तो इस फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो, R2 की वैल्यू क्या कर दी आपने? इनफिनिट कर दी। तो जो C की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 अपॉन, जब इनफिनिट माइनस समथिंग हुआ तो क्या आएगा? इनफिनिट आएगा। R2 R2 कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। बोलो ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्फीयर होगा तो वैल्यू क्या होगी कैपेसिटर की? C is equal to 4 pi epsilon naught R। क्या हो जाएगा? C is equal to 4 pi epsilon naught R। ये बात समझ में आती है? अगर आपसे डायरेक्टली कोई स्फीयर का जो है अर्थ का कैपेसिटेंस पूछ ले वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? R की वैल्यू पुट कर देंगे। R क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये R क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बोलो बच्चों? 6400 किलोमीटर। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो जो अर्थ का कैपेसिटर आएगा वो कितना आएगा? 710 माइक्रोफैराड अराउंड रहता है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार गूगल पे, आपको आंसर मिल जाएगा। पैरेलल स्फीयर का मतलब क्या है कि ये हमारा अब स्फीयर जो है पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो देखो इसी को अगर मैं सॉल्व करके देखो तो R1 और R2 के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो अगर R1 ऑलमोस्ट R2 के इक्वल है, R1 ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? R2 के, तो C की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है आपका? R2 माइनस R1। कितना आ रहा है आपका? R2 माइनस R1। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखो C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपन R2 माइनस R1 आई है। हम ये बात करते हैं पैरेलल स्फीयर। पैरेलल स्फीयर के केस में मैंने क्या बोला? R1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस क्या है? R2 है, बिकॉज़ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत छोटू सा है। और अगर मैं R2 माइनस R1 की बात करूं, ठीक है, तो उसको मैंने अज्यूम कितना कर लिया? D। कितना अज्यूम कर लिया बच्चों? D। उनके बीच का जो गैप है, तो 4 पाई R स्क्वायर हमारा क्या हो गया? एरिया। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट अपन R2 माइनस R1 क्या लिख रहे हो? D। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या यही वैल्यू आई थी? बिल्कुल आई थी। C is equal to epsilon naught A upon D। ठीक है, so that's it for spherical capacitor. Now we are going to see about cylindrical capacitor. ठीक है, okay, so students now we are going to see the cylindrical capacitor. This is our next topic. ठीक है, so basically in this topic again I am repeating what we are going to find. We are going to find capacitance. So for the capacitance we need voltage. For the voltage we need electric field. So again we will start from with electric field. अब ध्यान से देखो, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो अज्यूम करो अब ये जो हमारा, अच्छा फिर से पूरा सेटअप आपको समझा देते हैं कि इसके अंदर ये छोटा वाला जो सिलिंड्रिकल स्फीयर है ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। बड़ा वाला सिर्फ और सिर्फ इट मस्ट बी हॉलो स्फीयर। और ये इसका जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन का वो R1 है और इसका कितना है? R2 है। छोटे वाले पे जो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और बड़े वाले पे माइनस क्यू, वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो थ्रू ऑन। ठीक है, अब बात ध्यान से सोचो कि
अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अज्यूम करो इस पी पॉइंट पे जो है, कौन से पॉइंट पे बोलो बच्चों, इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, यार ये बिल्कुल मार्कर दिया है सारे, ठीक है। इस पी पॉइंट पे जो है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर, कितना डिस्टेंस है, आर, ठीक है। इस पी पॉइंट पे अगर मुझे क्या फाइंड करना है बोलो बच्चों, क्या फाइंड करना है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये आपका सिलेंडर शेप का है तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना है, प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये चीज हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं बोलो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। कहाँ कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। कौन सा टॉपिक था, एक इनफिनिट रॉड था जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या 2k लैम्डा बाई आर। मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो ये समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अगेन इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर है गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 वो देखो, देन इस पे आओ और फिर इसको समझो। अब ध्यान से देखो, ई की वैल्यू मैंने कितनी बोली, कितनी फाइंड की हमने, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। कितने, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें हम डायरेक्टली फाइंड कर दे रहे हैं, इसको गॉस लॉ से नहीं कर रहे हैं जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था स्फेरिकल कैपेसिटर में। अब बहुत ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, तो हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए सर v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू माइनस v डॉट दिया। इसका फॉर्मूला हमें ये पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, v, क्या लिख दिया बच्चों, v पोटेंशियल, माइनस में कहां से कहां जा रहे हैं हम सर, हम जा रहे हैं r2 टू r1। ई की वैल्यू कितनी है सर वो है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन r। क्या ये दिख रहा है सभी को, सर क्या क्या कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लो क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। तो सर कॉमन है, अच्छा क्या यहाँ पे लैम्डा है, नहीं लैम्डा है, नहीं है तो क्या है, चार्ज है। तो इसको लैम्डा को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा क्या है बेसिकली, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, q/l, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्डा, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू l, ठीक है। व्हाट इज l, l इज डिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l से, और ये आ गया dr अपॉन r, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है dx बाई x का इंटीग्रेशन ln x, तो dr बाई r का कितना हो जाएगा ln r। लिमिट क्या पुट कर रहा हूं मैं, r2 टू r, पहले मैं पुट कर r2 टू r। तो जो फाइनली मेरे पास b की जो वैल्यू आई वो कितनी है बोलो बच्चों, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इनटू ln ऑफ, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन मत भूलना, क्या है ln ऑफ इनिशियल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r1 माइनस r2, तो कितना हो गया ये माइनस साइन q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इनटू, अब ln ऑफ r1 माइनस r2 ln a, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ln a माइनस ln b को क्या लिखोगे, ln a बाई b, तो कितना आ गया ln ऑफ, अच्छा a बाई b है। फिर आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि ln a बाई b को हम माइनस ln b बाई a भी लिख सकते हैं। तो ये जब मैं यहाँ पे ln r1 बाई r2 को ln r2 बाई r1 लिखूंगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इस माइनस को निकालने के लिए बेसिकली मैंने इसको क्या लिख दिया, r2 बाई r1, और ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, पोटेंशियल की। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है। अगर ये बात समझ में आती है तो जब पोटेंशियल आ गया तो हमारे पास कैपेसिटर भी आ गया। फिर कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, q बाई v, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, अब ध्यान से देखो v सारा का सारा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सोच ध्यान से, जो जाएगा सर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln ऑफ r2 बाई r1, और q कैंसिल हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इतनी बात समझ में आती है, सिंपल सा। अगेन आपको फील्ड आता है तो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल आता है तो कैपेसिटेंस आता है, बट इतने अगर आप अपने दिमाग में रखो इतनी सी बात तो जो है आप कहीं पे अटकोगे नहीं, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। So whenever we will talk about combination, either we are talking about in this chapter or we will talk about in next chapter current electricity, or we have already talked about in that chapter, I forgot the name, heat and thermodynamics chapter. So whenever we will talk about combination, then you must have one idea कि यहाँ पे बात हो रही है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की। कौन से कॉम्बिनेशन की, पैरेलल, और इवन अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करोगे, स्प्रिंग की बात करोगे, उसमें भी पैरेलल और सीरीज सेम फिनोमेना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता है बच्चों, कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कैपेसिटर है, पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है। तो एक मैं छोटा सा बहुत एक लॉजिक बता देता हूँ आपको, ताकि आपको सीरीज और पैरेलल रिकॉग्नाइज करने में एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा इसको देखते तो बच्चे भी बता देते हैं सर ये तो 10th में पढ़ा है सर, ये सीरीज ये पैरेलल, वाह ये सीरीज ये पैरेलल, सही बात है। इसका नाम देते हैं C1 C2, इसका नाम देते हैं C1 C2, ठीक है बहुत बढ़िया, आई एम टोटली एग्री विद यू। सर ये C1 ये C2 और ये C1 C2 ये हो गया आपका सीरीज में, ये हो गया पैरेलल में। बट अगर मैं और थोड़ा इसको घुमा के पूछूंगा बड़े बड़े सर्किट्स में तो आप लोग अटकते हो, तो आप लोग अटकते हो, ठीक है। अब उसको उस वो जो आप जो है रेजिस्ट होता है वो मतलब जो अटकते हो कहीं ना कहीं, उसको हटाने के लिए जो थोड़ा सा हेजिटेशन मन में आता है, जो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, उसको हटाने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि ये C1 है, ये C2 है, C1 है, C2 है। अब ध्यान से देखो ये जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका कितने टर्मिनल होते हैं? 2, और इसके कितने टर्मिनल है? 2, इसका भी 2 टर्मिनल और इसका भी 2 टर्मिनल। अब ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है, अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो दो तरीका है कनेक्ट होने का, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो जब वो सीरीज में होगा, ध्यान से सुनना, जब वो सीरीज में होगा तो उसका एक ही जो होगा आपका एक ही सिरा आपस में कनेक्टेड होगा, एक ही कॉर्नर आपस में कनेक्टेड होगा। तो ध्यान से देखो एक कॉर्नर आपस में कनेक्टेड है और दूसरा क्या है? ओपन है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। जबकि पैरेलल में मैंने क्या बताया, अगर उसके दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, ध्यान से देखो इसका ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका पहला टर्मिनल इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल बोलेंगे। अगर मैं इसी को ऐसा बना दूं तो बताओ बच्चों सीरीज या पैरेलल? सोच के बोलना सीरीज या पैरेलल। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल, दोनों कनेक्टेड है। बट मैं देख के अभी भी सर सीरीज का फीलिंग आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको हमेशा सिर्फ ये याद आता है, ठीक है। बट ये पैरेलल है, ये सीरीज नहीं रहा। अब क्या है? ये पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दिया तो सीरीज बन गया, ठीक है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को जो याद रखना है कि सीरीज में आपका चार्ज या करंट जो है सेम होता है, और पैरेलल में कौन सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में कौन सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अगर मैं इसका फटाफट डेरिवेशन भी अगर करना चाहूँ इजीली कर सकते हैं। इन दोनों में जो है कौन सेम होता है, कौन अलग होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग होता है। तो जो V होगा, ये देखो मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वापस मैं इरेज नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। V = V1 + V2। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ? मुझे सर ये फॉर्मूला पता है, C = क्या पता है? Q/V। तो V = क्या हो गया सर? Q/C। बोले ये बात समझ में आती है? तो V = क्या हो गया? Q/C इक्विवेलेंट = Q/C1 + Q/C2। सर सबका चार्ज क्यों सेम है? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। Q कैंसिल, तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/C1 + 1/C2। अब आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और इसका खुद से करने की कोशिश करना। हालांकि आपको आता होगा, अगर आप क्लास कोर्स के बच्चे और 12th के बच्चे हो तो जो है आपको अब जरूर ट्राई करना है इसका। इसमें मैंने क्या बोला, कौन सेम होगा? चार्ज सेम होगा या पोटेंशियल सेम होगा? तो चार्ज अलग होगा तो Q = मैंने क्या लिख दिया? Q1 + Q2 लिख दिया। Q = क्या होता है बोलो बच्चों? CV होता है। तो C इक्विवेलेंट * V = C1V प्लस में C2V, V कैंसिल, पोटेंशियल सबका सेम है। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C1 + C। इससे क्या पता चला? याद क्या रखना है? याद बहुत सिंपल चीज रखनी है, जब पैरेलल हो तो C इक्विवेलेंट = C1 + C2, और जब सीरीज हो तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। अब इसको सब सॉल्व करोगे तो याद हो तो अच्छी बात है, C1/C1 × C2/C1 + C2 अगर याद है तो बहुत बढ़िया। बोलो ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। सो बेसिकली इतनी सी बात करनी थी इसमें। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आप सबके लिए, बताना मुझे इसका आंसर कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं? 2। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो आपको पता है। क्वेश्चन ये है कि ये प्लेट और ये प्लेट, ये अगर पॉजिटिव लिया है और ये नेगेटिव लिया है, तो क्या ये प्लेट और ये प्लेट इन दोनों के बीच कोई फोर्स लगेगा? सोच के देखो। हाँ लगेगा सर। कैसे लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो बोथ विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात समझ में आती है? अब दूसरी बात बताओ, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या पूछ रहा हूं मैं? और भैया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो समझ में आता है कि फोर्स क्यों लगता है, बट उसकी वैल्यू भी तो हमें फाइंड करना आना चाहिए। अब सोच के देखो कि इस ये वाला प्लेट, अगर मैं ये पूछूं कि फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट बाय पॉजिटिव प्लेट, तो क्या बोला मैंने? फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट बाय पॉजिटिव प्लेट। तो ये वाला इसको क्या करेगा? इस तरफ जो है खींचेगा। क्या करेगा? सॉरी, ये वाला इसको इस तरफ खींचेगा, फोर्स इस तरफ लगेगा। फोर्स तो हमें पता है कि फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। बट इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा बोलो बच्चों? इस तरफ होगा। वो कहां होगा? इस तरफ होगा। अब बहुत ध्यान से सोचो कि हमें ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब इस पे जो आपका फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Q × E लगेगा। Q क्या है? ये नेगेटिव प्लेट है, तो क्या हो गया? -E × E हो गया। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? Q × E। बट अपोजिट डायरेक्शन में तो ध्यान से देखो, फोर्स इधर लग गया, ठीक है, Q। और हमें पता है कि यहाँ पे किसी भी जगह इस पॉइंट पे अगर मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? σ/2ε0।
सिग्मा क्या होता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो कितना आ गया, दो क्यू हो गए। अगर मैंने सबको कैपिटल क्यू लिया, तुम भी कैपिटल हो जाओ, तुम भी कैपिटल हो जाओ, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब सोच के देखो, अब आपसे कोई भी फोर्स पूछ रहा है, आप ये फोर्स क्या था, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में लगा रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव लगाएगा तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकली हमें वो समझ में भी आता है। अब अगर मैं बोलूं कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्या बोला मैंने कि आपको एनर्जी फाइंड करनी है, वो फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जब हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया तभी मैंने बोला कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, जो एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। तो एनर्जी कितना स्टोर करेगा वो भी चीज हमें पता होना चाहिए, कितना एनर्जी स्टोर करेगा वो भी चीज हमें पता होना चाहिए। तो सोच के देखो कि इनके बीच का डिस्टेंस हमें कितना पता है, अज्यूम करो d है, कितना है d। अब सोच के देखो कि अगर ये अज्यूम करो यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई चार्ज प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस जा रहा है, तो ये कितना वर्क डन करेगा सर, वो वर्क डन कितना करेगा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर F डॉट D। क्या ये बात समझ में आती है? फोर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड कितना है, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। D हमारा ये हो गया। अब ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट A अभी कहीं देखा देखा लग रहा है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हो गया आपका वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है, ये वो वर्क डन है कि किसी चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, और उस काम करने में जो एनर्जी खर्च होगी या फिर जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, एनर्जी स्टोर कहाँ होगी, कैपेसिटर में, खर्च कहाँ होगी, बैटरी से, खर्च कहाँ होगी, बैटरी से, और स्टोर कहाँ होगी, कैपेसिटर में। ठीक है, तो वो एनर्जी कितनी होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। कितनी होती है, अच्छा एग्जैक्ट इतनी होगी क्या, नहीं, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होती है वीटी में, बट हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। तो W इज इक्वल टू सर क्या कुछ और लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इनटू V। तो ये होगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C ने C को मार दिया तो आ गया 1/2 CV स्क्वायर। क्या आ गया, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम Q इनटू V/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब सर इन तीनों फॉर्मूले में कौन सा यूज करना है, जिसमें सिर्फ चार्ज की बात हो रही है उसमें ये फॉर्मूला यूज करोगे, जिसमें चार्ज और उसके दोनों की बात हो रही है इसमें ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इसलिए इसको ज्यादा नहीं बताया जाता, इन दोनों का जगह जगह यूज किया जाता है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, जब पोटेंशियल का यूज होगा तो ये, जब चार्ज का यूज होगा तो ये। सिर्फ दैट्स इट फॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ CV स्क्वायर, मोस्टली लोगों को याद होता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। नाउ अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इतना जो भी अभी तक हमने पढ़ा वो मोस्टली जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज है जो लोगों को पता ही नहीं होता क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में और इंसुलेटर में कुछ डिफरेंस है, कुछ क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, मैं आप लोग याद करो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 सीखा था तो मैंने उसमें बताया था कि जो कंडक्टर होता है अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हो तो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बैलेंस करता है कि उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर इंसुलेटर का पता है, इसमें कोई करंट क्यों नहीं होता। सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो देखो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ये बेसिकली क्या करता है, ये अपने आप को उस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, बट होता नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने ये कैपेसिटर था जो है, इसको मैंने ये बैटरी से भी कनेक्ट करा दिया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कराने के बाद हमें ये पता चला कि जो है ये मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, और डाइलेक्ट्रिक का जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम K कहते हैं। लेट्स सपोज इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, और ये पूरा का पूरा इसके पोर्शन को कवर कर रहा है। ठीक है, हाफ या फिर 1/4 सेक्शन नहीं डालना है, पूरा का पूरा वह डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीचों बीच जो है एडजस्ट कराना है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ये सीखा कि डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने देता, 100% जीरो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक हमारे पास ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू अज्यूम कर लो कितनी है, E0 है, कितनी है, E0 है। ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इसमें जो होता क्या है, इसमें जो सारे के सारे जो है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव 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 माइनस 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 प्लस 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 प्लस, और ये सारा का सारा जो है कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि
जो है यहाँ पे आता है आपका प्लस 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 फिर माइनस 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 फिर प्लस प्लस, ये वाला प्लस इस वाले माइनस को फिर ये वाला प्लस इस वाले माइनस को फिर इधर माइनस 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 और प्लस सब कैंसिल होके फाइनली ये बनता है, फाइनली ये बचता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो तो हमें ये पता, और ये लॉजिकली समझ में आता है, माइनस वाला प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें लॉजिकली समझ में आता है इसके अंदर भी एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसको मैंने क्या कर दिया, जो हमें दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि कैसे दिख रहा है अपोजिट। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार हम पोलैरिटी के पर्सपेक्टिव से भी समझते हैं कि पोलैरिटी जो है जो 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 पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ ना कुछ होती है, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ईपी से। अब अगर मैं आपसे ई नेट की वैल्यू पूछूं तो बताना जरा मुझे कितनी होगी? ई नेट की वैल्यू हो जाएगी सर ई नॉट माइनस ईपी, दिख रहा है हमें। ठीक है, एक हमारा राइट हैंड साइड जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ये बस समझ में आती है। एक बात बताना मुझे कि ई नॉट की वैल्यू क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है सर, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो होती है सर q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू q बाय a। बोलो, ये बात समझ में आती है? सर बिल्कुल आती है। अगर इतनी ये भी बात समझ में आती है तो ये भी बात समझ में आती होगी कि जो ई नेट की वैल्यू है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो ई नेट की वैल्यू है वो पक्का ई नॉट से कम होगी। जो ई नेट की वैल्यू है इससे कम होगी, बिकॉज़ कुछ ना कुछ इसमें माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। और इसको हम किस फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं? हम ई नेट की जो वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a इनटू k। ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ई नेट की वैल्यू ई नॉट से छोटी है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ई नेट की वैल्यू ई नॉट से क्या है? छोटी है, जो लॉजिकली हमें समझ में भी आता है। यस और नो? ई नेट की वैल्यू ई नॉट से क्या है? लेस है, छोटी है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आती है किसकी? ई नेट की। बाकी चीजें हमें पता है, बाकी चीजें क्या पता है कि सर इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। हमें ये भी पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? v बाई d होता है। ठीक है, क्या होता है? v बाई d होता है, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a इनटू k। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि, अच्छा ये मैंने 2 को वापस से लिख दिया बिकॉज़ इन दोनों प्लेट की वजह से यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होगा, तो हमने ऑलरेडी डिराइव करा हुआ है, तो ये 2 का मिस्टेक आ गया। ठीक है, वो देखते हैं 2 कहां से आ गया, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट a इनटू k अपॉन कितना आ गया? e इज इक्वल टू v बाई d अपॉन d इज इक्वल टू q बाई v। तो q बाई v क्या होता है आपका? वैसे होता है। ये सेम टू सेम डेरिवेशन किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। बस एक चेंज आया, क्या चेंज आया कि जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा तो कितना आ गया? k इनटू c नॉट। अगर मैंने c नॉट की वैल्यू कितनी रख दी है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमें ये पता चला यार कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हो तो जो कैपेसिटर की वैल्यू आती है वो बढ़ेगी, कम होगी? बोलो, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या होगा कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो c की वैल्यू जो है क्या आ गई? k into c नॉट। मतलब अगर आप इंसर्ट करें डाइलेक्ट्रिक को, मतलब दूसरा अगर मैं शब्दों में बोलूं, दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, दूसरे तरीके से बोलूं, दूसरे वे में बोलूं, तो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मुझे कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ानी है तो उसके अंदर मैं क्या डाल दूं? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं। उसके अंदर क्या इंसर्ट कर दूं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं। अब कभी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये जो नया चार्ज की वजह से नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ईपी, क्या इस चार्ज की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। चलो उसको फाइंड कर देते हैं फटाफट। क्या कहते हैं बोलो? इंड्यूस्ड चार्ज। सर कैसे कर सकते हैं? सोच के देखो कैसे कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि ई नेट की वैल्यू क्या है? ई नॉट माइनस ईपी। क्या ये बात समझ में आती है? सर ई नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और माइनस ईपी की वैल्यू कितनी है? क्यूपी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। हमें क्यूपी की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है, और ई नेट की वैल्यू हमें पता है कितनी है सर? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इनटू k। ठीक है, ये बात समझ में आती है? हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? qp की। तो qp को इधर लेकर आ जाओ, तो qp अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इज इक्वल टू, बाकी इसको इधर लेके जाओ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a माइनस में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू k। बोलो, क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है, देख लो कहीं गलती नहीं मिलेगी। तो हमें दिख रहा है कि इनमें एप्सिलॉन नॉट a कॉमन, एप्सिलॉन नॉट a कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसको निकालते हैं तो qp की वैल्यू कितनी है? q कॉमन है, हमें दिख रहा है सर 1 माइनस 1 अपॉन k। q हमें गिवन है, ठीक है, k गिवन है, तो आप क्या कितना जो है वो पोलराइज हुआ उसका चार्ज वो फाइंड करते हैं। बिल्कुल, इसको हम इंड्यूस चार्ज कहते हैं। q इज इक्वल टू आ गया q इनटू 1 माइनस 1 अपॉन k। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर कुछ होगा तो अपन दूसरे वीडियो में जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा है, जो है आपको लग रहा है कि यूजफुल है, तो फिर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।